स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेड एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हमने YouTube पर NSE-JS का फ्री कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ये क्लासेस 11 सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं बच्चों, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के NSE-JS पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल में कराएंगे बच्चों। तो कोर्स स्टार्ट हो गया है 11 सितंबर से और ये एंड होगा 4 नवंबर को। इसके बीच में बच्चों हम आपके फाइनल टेस्ट लेंगे और साथ साथ में जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा हम आपके 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेंगे बच्चों। इसका पूरा डिटेल्ड प्लानिंग हमने कर रखी है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्लानर है आपके सामने। इस प्लानर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहां से आप इसे डाउनलोड करिए और देखिए कि किस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत आराम से कर सकते हैं। साथ साथ में बच्चों, इस कोर्स की सबसे खास बात है कि जो भी टॉपिक हम आपको YouTube पर पढ़ाएंगे उसके साथ एक एसोसिएटेड असाइनमेंट भी हम आपको देंगे। आप असाइनमेंट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर लिंक पर जाइए, आप क्लिक करिए और अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करिए। तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो वैसे ही आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर लिए और असाइनमेंट को सॉल्व करिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम आपको उस असाइनमेंट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। तो इंतजार मत करिए बच्चों, फटाफट से जुड़िए एकेड एक्सेल के साथ। तो बच्चों, आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये प्लांट फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंट टाइम में इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस बहुत बेसिक और बहुत इजी थे। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सो इस चैप्टर को जब अपन पढ़ेंगे बच्चों तो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, हम क्या क्या पढ़ लेंगे इस चैप्टर में? वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द एसेंशियल मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हमको प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, उससे प्लांट ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करेगा। और फोटोसिंथेसिस के जो 2 स्टेप्स है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसको डिटेल में समझेंगे। और इतना सब पढ़ने के बाद वी वुड बी एबल टू अप्लाई द कंसेप्ट्स एंड सॉल्व ऑल NSE-JS लेवल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सो बच्चों, अपन सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या। तो अगर मैं यहां पर आपको वर्ड का मतलब बताऊं, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक या टू फॉर्म। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कुछ ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों? अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसमें कीमो ऑटोट्रॉफ्स है जो केमिकल की मदद से खाना बनाते हैं, और बैक्टीरिया में ही फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। साथ साथ में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं डायटम्स जो कि क्राइसोफाइट्स में आते हैं, वो फोटोसिंथेटिक है। डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड मॉर्निंग में, इसके साथ ग्रीन प्लांट्स, सारे कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वील स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल बेसिक बात है, द प्रोसेस by which organism prepares their own food in presence of light। तो यहां पर रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाएगा? द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी? क्लोरोफिल चाहिए विच इज अ ग्रीन पिगमेंट, और साथ साथ में लाइट चाहिए।
सो दिस इज इन ब्रीफ दैट वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। ये आप जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हो, इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप 11th एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं एनएससी जेएस प्रिपरेशन के लिए बच्चों, तो वहां पर एक कंसेप्ट लिखा हुआ होगा, एक पॉइंट लिखा हुआ होगा, दैट व्हाट डू वी नो। ऐसे लिखा हुआ होगा व्हाट डू वी नो, कि हमको फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या मालूम है। ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ, 11th एनसीईआरटी ने, क्योंकि वो मानकर चल रही है कि आप 10th क्लास की बुक जो है बोर्ड पास कर आए हैं, तो आपने ये चीज पढ़ रखी होगी। पर क्योंकि हम एनएससी जेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, तो थोड़ा सा अपन ब्रीफ में जान लेते हैं कि व्हाट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। सबसे पहली चीज, प्लांट्स नीड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये लाइट जो है कितनी होनी चाहिए, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पार, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यहीं पर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, इसी लाइट को जो है प्लांट क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है। आप क्या करो, प्लांट को डिस्चार्ज कर दो। डिस्चार्ज करने के लिए आप प्लांट को अंधेरे कमरे में रख दो थोड़े टाइम के लिए, फिर आप उसे निकालो। उसकी एक लीफ के ऊपर आप या तो मिड में या हाफ पर या पूरी लीफ पर ब्लैक पेपर लगा दो और आप उसे सनलाइट में रख दो। फिर आप आफ्टर 24 आवर्स आप उसकी, अगर आपने हाफ पर पेपर लगाया तो उस लीफ को प्लग करो, पेपर हटाओ, आप उसे बॉइलिंग वाटर में डाल दो और आप उसके ऊपर अल्कोहल में बॉईल करो, और फिर उसके ऊपर आप आयोडीन डालो और आप उसका स्टार्च टेस्ट करो। तो वो पार्ट ऑफ द लीफ जिसके ऊपर ब्लैक पेपर था, जिसके ऊपर ब्लैक पेपर था, उसके अलावा जो लीफ होगी वो कौन से कलर की हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी, बिकॉज दिस पार्ट वॉज एक्सपोज टू सनलाइट। ये वो पार्ट है जो सनलाइट से एक्सपोज था, इसीलिए इट शोज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर, इट शोज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। और जो पार्ट एक्सपोज नहीं था वो क्या करेगी, इट विल शो नेगेटिव टेस्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि प्लांट्स को क्या चाहिए, लाइट चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी बताती है, दैट इज कि CO2 जरूरी है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करो, वापस से प्लांट को डिस्चार्ज करो और उसके बाद उसकी जो लीफ है, ऐसे जो प्लांट की लीफ है उसको आधा आप कवर कर दो और पैकेट में, और इस पैकेट के अंदर डाल दो आप KOH। इसको कहा जाता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसको कहा जाता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। KOH डालने से क्या होता है, KOH CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसे सेटअप को लाइट में रख दो, फिर आप इसे प्लग करो, बॉइलिंग वाटर में डालो, बॉइलिंग अल्कोहल में डालो, डीकलराइज कर दो और फिर उसके ऊपर आयोडीन डालो। तो वो पार्ट जो कि KOH से कवर्ड था, ठीक है, पैकेट के अंदर कवर्ड था, जिस पार्ट को CO2 नहीं मिला, वहां पर कभी भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा। बट द पार्ट ऑफ द लीफ जिसने CO2 और लाइट को फेस करा, वहां पर आपको आयोडीन के लिए पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, वहां पर स्टार्च पॉजिटिव आएगा। ये दो एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड पॉइंट में लिख देती हूं, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तीसरी चीज जो एनसीईआरटी बोलती है, दैट इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर, तो यहां पर एनसीईआरटी बोलती है एक लीफ लो जो कि वेरीगेटेड है। ऐसे लीफ लो, वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उस पर कुछ पार्ट जो है वो नॉन ग्रीन है। ऐसी लीफ को क्या बोला जाता है, वेरीगेटेड लीफ बोला जाता है। जनरली आपको ये मनी प्लांट या क्रोटॉन प्लांट में मिल जाएगी।
ठीक है, ऐसी लीफ को बोला जाता है बच्चों वेरीगेटेड लीफ। वापिस से सेम डिस्चार्ज करो, सनलाइट में रखो, लीफ को प्लग करो, बॉइलिंग वाटर में डालो, बॉइलिंग अल्कोहल में डालो और आयोडीन डालो, तो वो पार्ट जो ग्रीन है, ग्रीन पार्ट जो है, इट विल शो पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। आयोडीन डालते ही ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जो नॉन ग्रीन पार्ट है, इट विल शो नेगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। यहां पर आयोडीन डालने से वो पार्ट कलरलेस ही रहेगा। सो ये कुछ ऐसे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं या अर्ली फाइंडिंग्स हैं जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हो, कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं 11th एनसीईआरटी क्या कहती है। अब एनसीईआरटी बोलती है दैट देयर वर फ्यू एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर डन इन वेरी अर्ली स्टेजेस। ठीक है, बहुत अर्ली स्टेजेस में एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिससे धीरे धीरे समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हेडिंग है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। इसमें जोसेफ प्रीस्टले के एक्सपेरिमेंट्स हैं, इंगनहोज के एक्सपेरिमेंट्स हैं, वॉन सैक ने क्या बताया, एंगलमैन ने क्या करा, और वैन नील ने क्या करा। इन सब साइंटिस्ट के बारे में बात की जाती है, तो क्विकली अपन भी इन साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट किया था जोसेफ प्रीस्टले ने, जिसका बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है ये चूहे वाला एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रीस्टले एग्जैक्टली वही साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, बट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकलती है, ये जोसेफ प्रीस्टले ने नहीं कहा था, ये हमको बताया था इंगनहोज ने। तो जोसेफ प्रीस्टले ने क्या करा, एक सेटअप लिया, ऐसा इन्वर्टेड बेल जार लिया, कैंडल जलाई, उसके अंदर माइस को रख दिया। फिर उसने क्या करा, थोड़े टाइम बाद देखा कि कैंडल जो है बुझ गई और माउस जो है मर गया। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला दैट बोथ कैंडल एंड माइस या माउस is responsible for spoiling the quality of air। इन्होंने क्या बोला कि चूहा और कैंडल दोनों जो है वो एयर की क्वालिटी को खराब कर रहा है, इसीलिए कैंडल बुझ रही है और चूहा बेचारा मर रहा है। फिर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर मिंट प्लांट रख दिया। क्या रख दिया, मिंट प्लांट रख दिया। बच्चों याद रखना, मिंट प्लांट जो है वो शेड एरिया में ग्रो कर जाता है, इसीलिए मिंट प्लांट यहां पर ग्रो हो गया। जब इन्होंने मिंट प्लांट को रखा तो कैंडल भी जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। तो उन्होंने ये बोला कि मिंट प्लांट when introduced in the setup is able to restore the quality of air। तो मिंट प्लांट ने एयर की क्वालिटी को रिस्टोर रखा, इसीलिए चूहा भी जिंदा रहा और कैंडल भी जलती रही। ये कर लिया। इंगनहोज आए। इंगनहोज ने क्या करा, इनके एक्सपेरिमेंट को, जोसेफ प्रीस्टले के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। कैसे रिपीट किया इन्होंने इन्वर्टेड बेल जार लिया, अंदर कैंडल लगाई, चूहा बिठा दिया। ठीक है, मेरा चूहा बहुत क्यूट है, एनसीईआरटी से भी ज्यादा अच्छा है। और मिंट प्लांट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस सेम सेटअप को उन्होंने एक बार रखा लाइट में और सेम सेटअप को उन्होंने रखा डार्क में। एंड टू हिज सरप्राइज, लाइट में जब उन्होंने रखा तो कैंडल जलती रही
और माइस भी सरवाइव करा, कैंडल भी जलती रही और माइस भी सरवाइव करा। पर डार्क में जब उन्होंने रखा तो कैंडल ब्लू ऑफ एंड माइस डाइड। तो इन्होंने बोला कि प्लांट डेफिनेटली एयर की क्वालिटी को रिस्टोर कर रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइट इज नेसेसरी, it is necessary to restore the it is necessary to restore the quality of air। लाइट बहुत जरूरी है एयर की क्वालिटी को रिस्टोर करने के लिए। फिर इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने अपना ही एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, जिसमें इन्होंने क्या करा, एक बीकर लिया बच्चों, ठीक है, ऐसे एक बीकर ले लिया, इस बीकर में इन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट इंट्रोड्यूस कर दिया, पानी भर दिया और यहां पर इन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट हाइड्रिला, ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर इस तरह से एक बीकर टाइप फनल टाइप रख दिया और इसको लाइट से इल्यूमिनेट करा, इसको लाइट से इल्यूमिनेट किया, पानी इन्होंने पूरा भर रखा है, ठीक है। तब इन्होंने देखा कि इस वाटर के अंदर कुछ बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस वाटर के अंदर कुछ बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये बबल्स और कुछ नहीं है, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस। तो इन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि फोटोसिंथेसिस में कहीं ना कहीं लाइट की मदद से ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है, ऐसा किसने बोला, इंगिनहोज़ ने बोला, ठीक। फिर आते हैं एक साइंटिस्ट वॉन सैक। वॉन सैक ने क्या करा, इन्होंने बोला कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लांट्स ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड converting it to starch for storage। और ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ये मदद से हो रहा है एक ग्रीन कलर के केमिकल से, विच इज प्रेजेंट इन अ ग्रीन स्ट्रक्चर। इन्हें और कुछ भी पता नहीं था, ठीक है, उन्होंने ना क्लोरोफिल बोला ना क्लोरोप्लास्ट बोला, बाद में पता चला कि ये जो ग्रीन केमिकल है ये है क्लोरोफिल और जो ग्रीन स्ट्रक्चर है वो है क्लोरोप्लास्ट। बट उन्होंने इतनी सी बात बोली, दैट प्लांट्स हैव अ ग्रीन केमिकल which is present in a green structure with the help of which plants are able to produce glucose which they store it in the form of starch। इतनी बात बोली वॉन सैक ने। इसके बाद आते हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट इंगलमैन। इस इंगलमैन के एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक बार आईएनजेएसओ में, दैट इज स्टेज 2 ऑफ एनएसीजेएस, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। इंगलमैन ने क्या किया, इंगलमैन ने, ये इनका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मैं बताती हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया प्रिज्म और यहां पर इन्होंने ली एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करी एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी जिसका नाम है क्लैडोफोरा।
ठीक है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी एल्गी ली थी उन्होंने, तो ग्रीन एल्गी ली थी, क्लैडोफोरा। ठीक है, तो ये एल्गी है। इस बीकर के अंदर उन्होंने भर दिया पानी, और इस मीडियम में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए कुछ बैक्टीरिया, यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए कुछ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया कैसे थे, सारे एरोबिक बैक्टीरिया थे। अब सबसे अच्छी बात देखो इन्होंने क्या करी, इन्होंने इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाया। इन्होंने किसको पास करवाया, व्हाइट लाइट, और ये क्या है यहां पर, प्रिज्म। तो डेफिनेटली लाइट जब इस प्रिज्म से पास हुई तो ये ब्रेक होगी 7 कलर्स में, तो ये ब्रेक हुई, ऐसे 7 कलर्स आ गए। ठीक है, रेड और सबसे नीचे वायलेट। ठीक, अब इन्होंने देखा कि जब ये पूरा सेटअप इन्होंने किया तो इसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया का जो काउंट है दैट वाज प्रेजेंट मैक्सिमम, जहां पर ब्लू लाइट और जहां पर रेड लाइट फॉल हो रही थी वहां पर बैक्टीरिया का काउंट सबसे ज्यादा आया। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं बहुत आराम से, ये प्रिज्म है, लाइट पास हुई, ये रेड रीजन है और ये यहां पर ब्लू रीजन है। तो यहां पर आप बैक्टीरिया की कॉलोनीज देख सकते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो कि सबसे ज्यादा है। तो इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया विच इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोला जाएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब फोटोसिंथेसिस से क्या काम हो रहा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को नापा उन्होंने ऑक्सीजन की टर्म्स में, और उन्होंने बोला कि हम प्लांट को जब मोनोक्रोमैटिक लाइट देते हैं, इंडिविजुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट देते हैं, तब ब्लू और रेड लाइट में, ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। ये काम किया था इंगलमैन ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वर्क इज इंपॉर्टेंट। इंगलमैन ने बच्चों इसका एक ग्राफ भी प्लॉट किया, अपन भी प्लॉट करके देख लेते हैं। उसको उन्होंने बोला एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ। इस तरह से उन्होंने दिया, और उन्होंने ये देखा यहां पर इन्होंने ले ली वेवलेंथ ऑफ लाइट, और यहां पर उन्होंने ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन। तो उन्होंने देखा कि ब्लू और रेड लाइट पर ब्लू और रेड लाइट पर मैक्सिमम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था, और इस ग्राफ को उन्होंने नाम दिया बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। फिर एक साइंटिस्ट आए वैन नील, और इन्होंने जो काम किया बच्चों, कोई भी किताब आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस के लिए उसमें लिखा हुआ होगा कि इनका जो वर्क था इट वाज अ लैंडमार्क वर्क। इन्होंने कैसा काम करा, इन्होंने एक लैंडमार्क वर्क कर दिया इन द फील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या बताया, इन्होंने बेसिकली बताया बच्चों कि हमारे पास सपोज H2O है, ठीक है, सपोज H2O, ये H2O जो है ये अपना H+ डोनेट करता है, तो यहां पर वाटर एक्ट्स एज अ हाइड्रोजन डोनर, और ये H+ जो है
ये फिर एक कंपाउंड X के साथ जुड़ता है और XH बनाता है, और ये XH फिर CO2 के साथ जुड़कर ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। दैट मीन्स इन्होंने बोला कि हमको फोटोसिंथेसिस के लिए एक हाइड्रोजन डोनर चाहिए, और ये हाइड्रोजन डोनर अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है और किसी एक्स कंपाउंड को देता है, और ये एक्स कंपाउंड जो है फिर ये अपना H+CO2 को डोनेट कर रहा है, जिससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, रिडक्शन बोला गया। सो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज अ रिडक्शन प्रोसेस। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि ये X जो है ये NADP प्लस है, ठीक है। यहां पर ये NADPH बनाता है, इसको CO2, ये NADPH अपना H डोनेट करता है CO2 को, और फिर यहां क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जब भी वाटर टूटेगा यहां पर ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क काम करा था वैन नील ने। फिर उन्होंने क्या करा, ये बेसिकली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे थे, बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे। बैक्टीरिया के केस में उन्होंने देखा, इन केस ऑफ बैक्टीरिया the hydrogen donor is not water, it is H2S। तो यहां पर क्या होता है, H2S है, इसने अपना H+ डोनेट किया, यहां से सल्फेट रिलीज हो गया, इस H+ से NADPH बना, और ये H+ अल्टीमेटली X कंपाउंड के साथ NADPH के साथ गया CO2 के पास, और यहां बन गया ग्लूकोज। इस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बिकॉज यहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि हम यहां पर वाटर एज अ डोनर यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, क्योंकि हमेशा ये कंफ्यूजन रहता था कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रही है या CO2 से आ रही है। तो वैन नील के एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित हो गया कि ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रही है वो वाटर से हो रही है और CO2 से नहीं हो रही। इन्होंने क्या करा, इन्होंने रेडियो एक्टिव लेबलिंग भी यूज करी, जिसमें इन्होंने वाटर के ऑक्सीजन को लेबल कर दिया 18, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हुई वो हुई 18। एक बार इन्होंने CO2 के ऑक्सीजन को लेबल कर दिया, तो ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट हुई यहां पर वो रेडियो एक्टिव नहीं थी, इसीलिए एक कंक्लूजन आया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप NSC-JS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों, या आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट हो रही है इट इज कमिंग फ्रॉम वाटर, बिकॉज वाटर ही एक हाइड्रोजन डोनर है और ऑक्सीजन को वो एज अ बाय प्रोडक्ट यहां पर रिलीज कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, इन ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं बच्चों। ये मैंने आपको बताया, ये एक्शन स्पेक्ट्रम वाला ग्राफ है, जिसमें ब्लू और रेड लाइट पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। इस वाले ग्राफ को देखो, ये पिगमेंट्स है, यहां पर पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स हम यूज करते हैं यहां पर क्लोरोफिल ए, ये मैं आपको भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन। इसमें आप देख लीजिए, यहां पर भी जो काम है, यहां पर भी ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, ये यहां पर भी काम जो है आपको ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। दिस इज द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ को क्या बोला जाएगा बच्चों, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब पिगमेंट्स जो है वो कौन सी लाइट को सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब कर रही है। क्लोरोफिल बी को भी आप देखो, ये ब्लू पर मैक्सिमम काम करेगा, सब जगह आपको ब्लू और रेड लाइट
पर मैक्सिमम काम मिलेगा। एक्शन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर अपन ओवरलैप कर दें, अब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम को अगर अपन ओवरलैप कर दें, एक्शन एंड ठीक है, तो यहां पर क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिया है और एक्शन स्पेक्ट्रम लिया है, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम काम ब्लू और रेड लाइट में ही हो रहा है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट मींस ये हो गया हमारा एक्शन। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे नापते हैं? ऑक्सीजन के रिलीज से, और यहां पर आप देखो पीक जो हो रही है वो आपको रेड और ब्लू लाइट में ही मिल रही है। वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखी है हमको नैनोमीटर में, इसके ऊपर आयन जैसों में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। अपन ऑलरेडी सेल चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मालूम है। तो ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द स्ट्रोमल मैट्रिक्स, दिस स्ट्रोमल मैट्रिक्स इज रिच इन एंजाइम्स, rich in enzymes for it is rich in enzymes for dark reaction. This is the grana, ये ग्राना है। ग्राना स्टैक्स में प्रेजेंट है, इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज थैलेकॉइड। ये जो पार्ट इसको जोड़ रहा है ये स्ट्रोमा लैमिली है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमिली। देन वी हैव राइबोसोम्स व्हिच आर 70S, स्टार्च ग्रैन्यूल, लिपिड ड्रॉपलेट, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होगा, साथ साथ में यहाँ पर डीएनए भी प्रेजेंट होगा। सो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की साइट जो है वो क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट ही एक्चुअल साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? ये भी अपन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं कि अगर डाइकॉट लीफ है तो पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स में, और अगर मोनोकॉट की है तो मीजोफिल सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल के अंदर अराउंड 20 to 30 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पर सेल। आगे चलते हैं, अब यहां पर बात करेंगे दो रिएक्शंस की, लाइट रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन जो है इट विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, पहली बात। दूसरी बात, इसकी साइट क्या होगी? ग्रेना, इसकी साइट होगी ग्रेना। तो ये स्टैक्स में जो प्रेजेंट है वो भी, साथ साथ में स्ट्रोमा लैमिली जो है वहां पर भी लाइट रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन की साइट क्या होगी बच्चों? डार्क रिएक्शन की साइट होगी स्ट्रोमा, और इट इज द प्लेस वेयर इट इज द प्लेस वेयर ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, दैट मींस अब अपन कंप्लीटली जो बात करेंगे सबसे पहले वो लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों। पहले समझते हैं पिगमेंट्स क्या होते हैं। पिगमेंट्स वो केमिकल कंपाउंड्स हैं बच्चों which can release electrons on absorbing light energy। पिगमेंट्स वो केमिकल कंपाउंड्स है बच्चों जो कि लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने पर अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, आप इसको ध्यान से समझो। यहां पर ये एक पिगमेंट है, ठीक है, दिस इज अ पिगमेंट।
ये पिगमेंट जो है ये पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। जब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आएगा तो डेफिनेटली बच्चों ये क्या रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट। बट हमारे को जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इट इज रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, इट इज रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। आप सब जानते हो बच्चों, आपको मालूम है एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो अब ये जो एनर्जी है या ये जो वेवलेंथ इमिट हुई है ये नेक्स्ट पिगमेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो जाए, यही होल पर्पस है हमारे पिगमेंट्स का। इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों, यहां पर बात करते हैं। ये हमारे पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पिगमेंट्स हैं और ये पिगमेंट्स जो है ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर काम करते हैं, हर पिगमेंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर काम करता है। तो ये सारे कौन हो गए, हमारे पिगमेंट्स हो गए। अब ये कौन सी वेवलेंथ पर काम करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ये काम करेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, PAR बोलते हैं। यहां ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। सपोज ये 410 पर काम करता है, सपोज ये 440 पर काम करता है, ये 480 पर काम करता है, सपोज ये 500 पर करता है, ये 520 पर करता है, ये 540 नैनोमीटर पे काम करता है, ये 580 नैनोमीटर पे काम करता है, ये 600 नैनोमीटर पे काम करता है, ये 610 पर करता है, ये 620 पर करता है, ये 640 पर करता है, ये आपका 680 पर करता है। ये आपके पिगमेंट्स जो है ये सारे अरेंज्ड हैं आपके क्लोरोप्लास्ट की ग्राना के ऊपर, या आपके सब अरेंज्ड हैं आपकी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। यहां पर क्या हुआ, लाइट एनर्जी आ रही है, ये लाइट एनर्जी आ रही है। अब लाइट एनर्जी जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर की है, ये 410 पर एक्टिवेट होगा, ये 440 पर, ये 410 पर, ये अपनी अपनी वेवलेंथ से एक्टिवेट होंगे। और जब भी ये एक्टिवेट होंगे ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। जब इनका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन वापस अपने पिगमेंट के पास आएगा। जब ये पिगमेंट के पास आएगा तब ये वेवलेंथ इमिट करेगा जो कि नेक्स्ट को चली जाएगी, यहां से नेक्स्ट को जाएगी, यहां से नेक्स्ट को जाएगी, ये इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी। ये हर पिगमेंट को एनर्जी पास करता चला जाएगा। दैट मींस जब एनर्जी एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास जा रही है तो वो हायर वेवलेंथ एंड लेसर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है। हायर वेवलेंथ बट लेसर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है। कहने का मतलब है यहां पर बच्चों अगर मेरे पास ये एक पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ये काम करता है 420 नैनोमीटर पर, ठीक है। अब इसके पास दो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये है 510 नैनोमीटर पर और ये है 400 नैनोमीटर। तो ये अपनी एनर्जी किसको देगा बच्चों, हायर एनर्जी वाले को देगा। बस यही कंसेप्ट है आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का कि पिगमेंट मॉलिक्यूल एनर्जी को ट्रैप करते हैं और आगे वाले पिगमेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। जिसको वो ट्रांसफर करेंगे बच्चों उसका वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होगा बट एनर्जी स्टेट उसकी कम होगी। और इस अरेंजमेंट को, दिस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज
दिस इज कॉल्ड एज एंटीना मॉलिक्यूल्स। इनको क्या कहते हैं बच्चों? दे आर कॉल्ड एज एंटीना मॉलिक्यूल्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दे आर कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर सारे पिगमेंट्स क्या होते हैं? हमारे अरेंज्ड होते हैं। अब जो पिगमेंट्स काम में आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के, वो पिगमेंट्स कौन से हैं बच्चों? वो है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स। ठीक है। अब यहां पर बहुत खास बात जो आपको याद रखनी है बच्चों, ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली अपनी सारी एनर्जी देते हैं एक बड़े रिएक्शन सेंटर को। ये अपनी सारी एनर्जी किसको दे रहे हैं? अपने रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं। और ये रिएक्शन सेंटर कौन है बच्चों? ये रिएक्शन सेंटर है आपका क्लोरोफिल ए। और ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है आपका रिएक्शन सेंटर। ये बना रहा है रिएक्शन सेंटर। एंड दिस इंटायर सेटअप along with electron transport carriers and enzyme forms photosystem, जिसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। तो जितने भी पिगमेंट्स हैं, अब यहां पर एंटीना मॉलिक्यूल्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बच्चों कौन कौन आ जाएंगे? यहां आ जाएगा आपका क्लोरोफिल बी, यहां आ जाएंगे आपके ज़ैंथोफिल्स और यहां आ जाएंगे आपके कैरोटिनॉइड्स। रिएक्शन सेंटर आपका एक ही बनाएगा क्लोरोफिल ए। और यहीं पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहीं पर एंजाइम्स लिंक्ड है। अब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्लोरोफिल ए को ही रिएक्शन सेंटर क्यों बनाया, सबको रिएक्शन सेंटर क्यों नहीं बनाया बच्चों? क्योंकि प्लांट चाहता था काम एक यूनिट के जैसा हो, एक सिंगल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि प्लांट कभी भी आइडल ना बैठे और उसके पास हमेशा काम बना रहे। जैसे अगर इसको अपन ऐसे एग्जांपल से समझे कि आपको पेपर्स फोटोकॉपी कराने हैं, तो आपके सबके घर पर मैं क्या कर दूं? एक फोटोकॉपी की मशीन लगा दूं, जिससे बैठे बैठे आप फोटोस्टैट कराते रहो। तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम पर आपकी फोटोस्टैट की मशीन जो होगी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि इतना काम होता नहीं है आपको जेरोक्स कराने का। इसीलिए एक शॉप है जहां पर जेरोक्स मशीन है, वहां पर आप जाओ और वहां पर काम होता रहेगा। तो आइडलनेस नहीं होगी, मशीन खाली नहीं रहेगी, कंटिन्यूसली काम होता रहेगा। हो सकता है आपको इतना काम ना हो जेरोक्स का, पर आपकी कॉलोनी में जितने बच्चे हैं उन सबको जेरोक्स का काम होगा। तो काम कंटिन्यूसली चलता रहे, इसीलिए प्लांट ने एक रिएक्शन सेंटर यहां पर बनाया है। क्लियर है? और ये रिएक्शन सेंटर कौन है यहां पर? सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए। क्लियर है बात? अब देखते हैं फोटोसिस्टम की। फोटोसिस्टम, व्हाट इज अ फोटोसिस्टम? ओके, सो ऐसे समझ लेते हैं अपन। सो रिएक्शन सेंटर along with antenna molecules along with enzymes and electron carriers, they form a complete photo सिस्टम। ये क्या बना रहे हैं? एक फोटो सिस्टम बना रहे हैं। ये हो गया रिएक्शन सेंटर, ये हो गया एंटीना, ये हो गया आपके एंजाइम्स और ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इनसे मिलकर बनता है हमारा फोटो सिस्टम। अब हमारे पास दो टाइप के फोटो सिस्टम प्रेजेंट है बच्चों, एक है PS1 और एक है PS2।
इन दोनों में सब कुछ कॉमन है, सिर्फ PS1 का जो क्लोरोफिल ए है वो एक्टिवेट होता है 700 नैनोमीटर पर, और PS2 का जो क्लोरोफिल ए है वो एक्टिवेट होता है 680 नैनोमीटर पर। बस यही फर्क है दोनों के बीच में, बाकी सारी चीजें यहां पर क्या होंगी बच्चों, एब्सोल्युटली सेम होंगी। आई होप यहां तक आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है। आई डोंट थिंक सो यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। आगे देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, लाइट रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है। यहां पर लाइट एनर्जी फॉल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये आई लाइट एनर्जी, ये प्रेजेंट है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, यहां पर प्रेजेंट है रिएक्शन सेंटर। यहां से हमारे क्या रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और फिर आगे सारा फिनोमिना होगा। तो यहां पर बच्चों जो लाइट रिएक्शन है वो दो तरीके से चलता है। वन इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वन इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, छोटा सा नाम है बच्चों, घबराना नहीं। सेकेंड इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक मतलब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम नहीं है, साइक्लिक का मतलब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो सेम है। सो विल स्टार्ट विद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बच्चों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बोथ PS2 and PS1 are involved. It is also called as Z scheme. इसमें आपको एंड प्रोडक्ट्स में ATP मिलेगा बच्चों, आपको NADPH2 मिलेगा, यहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा। ये एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा, इसी को इलैबोरेट करके मैं अब आपको समझाऊंगी। चलिए तो पढ़ते हैं अब अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस तरीके से यहां पर फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, यहां का फोटो सिस्टम अभी बनाएंगे अपन। यहां पर प्रेजेंट है ये हमारा थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है बच्चों, ठीक है। ये हमारा फोटो सिस्टम 2 है जो कि 680 नैनोमीटर पर काम कर रहा है। ये हमारा PS1 है जो 700 नैनोमीटर पर काम कर रहा है। इसके ऊपर जब लाइट एनर्जी फॉल हुई, इसके ऊपर भी और इसके एंटीना मॉलिक्यूल्स ने जो इसको लाइट एनर्जी दी, इससे ये क्या करेगा बच्चों, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय अ एक्सेप्टर विच इज कॉल्ड एज फियोफाइटिन। उस एक्सेप्टर का नाम क्या है बच्चों, यहां पर फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन यहां पर इलेक्ट्रॉन अपहिल गए, जब भी रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा बच्चों वो हमेशा अपहिल जाएगा, उसके बाद सारी चीजें क्या जाएंगी, सारी चीजें डाउनहिल पर ही रहेंगी। फियोफाइटिन के पास गया, अब ये फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन जो है पास कर देता है दूसरे एक्सेप्टर को विच इज कॉल्ड एज प्लास्टोक्यूनोन। पास कर दिया उसने प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया नेक्स्ट एक्सेप्टर को विच इज साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स। ठीक, इन्होंने इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिया प्लास्टोसाइनिन को।
प्लास्टोसाइनिन ने ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दे दिया आपके फोटोसिस्टम 1 को, ये इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया फोटोसिस्टम 1 को। फोटोसिस्टम 1 ने भी डेफिनेटली 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करा हुआ होगा, इसके एंटीना मॉलिक्यूल्स ने भी इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, अपहिल रिलीज कर देता है। और यहां पर जो एक्सेप्टर है बच्चों वो है FeS। ठीक है, ये FeS जो है अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपके फेरोडॉक्सिन को। किसको दिया इसने, FD को, दैट इज फेरोडॉक्सिन। ठीक है, FD ने लास्ट में अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया बच्चों, NADP प्लस को दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया और इसने क्या बना लिया बच्चों, NADPH2 बना लिया। ये कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगी। तो आप यहां देखो, दिस स्कीम इज कॉल्ड एज द Z स्कीम और इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसे कहा गया है। इसमें क्या है देखो, दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर कर, ये अपहिल गया, यहां पर आप मार्क कर लो, ये कहां गया, अपहिल गया। और फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है इसका, थियोफाइटिन। फिर इलेक्ट्रॉन गया नेक्स्ट एक्सेप्टर के पास, नेक्स्ट एक्सेप्टर है प्लास्टोक्यूनॉन जिसको PQ भी बोला जाता है। देन इट गोज टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। फिर इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोसाइनिन जिसको PC कहा जाता है, PC से ये इलेक्ट्रॉन गया PS1। PS1 ने ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ होगा बच्चों, क्योंकि उसके पास 700 नैनोमीटर की लाइट आ रही होगी, उसके एंटीने मॉलिक्यूल्स भी काम कर रहे होंगे, बट उसको वापसी इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन गया FeS के बाद, FeS के बाद गया फेरोडॉक्सिन FD और अल्टीमेटली इसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, NADP प्लस ने। यहां पर जो दिक्कत आएगी वो आएगी फोटोसिस्टम 2 को, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया है, NADP प्लस के पास चला गया है। तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस से चाहिए, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब क्या होगी यहां पर बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर होगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहां पर हमारा PS2 है, यहां पर हमारा PS2 है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की क्षतिपूर्ति करने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से वापस से इलेक्ट्रॉन के लिए कौन वाटर देगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए आपको मैंगनीज चाहिए और आपको क्लोराइड चाहिए। दीज टू आर कॉल्ड एज OEC, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ये बात। तो जब भी Z स्कीम चलेगी, जब भी Z स्कीम चलेगी, नेट गेन क्या हो रहा है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ Z स्कीम, एंड प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन गैस मिली ड्यू टू, ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ATP बनेगा, जिसके लिए मैं आपको केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बताऊंगी। ठीक है, NADPH2 इज फॉर्म्ड, ये आपका नेट गेन हो गया लाइट रिएक्शन से।
ठीक, अब यहां पर एक बात समझते हैं, हाउ NADPH2 इज फॉर्म्ड, हाउ NADPH.H प्लस इज फॉर्म। देखो NADP प्लस, ये NADP प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, NADP बना लेगा, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन प्रोटॉन मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बना लेंगे। ये जुड़ेगा NADP से, क्या बन जाएगा, NADPH बन गया ये। अब इस NADPH पर अगर मैं एक H प्लस और जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, NADPH.H प्लस बन जाएगा, पर कई जगह इसे NADPH2 भी लिखा हुआ रहता है, वो करेक्ट है। ये अपन तब मान के चल रहे हैं जब मुझे दो इलेक्ट्रॉन और दो H प्लस आयंस मिल रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गया, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गया, NADP बनाया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन H प्लस के साथ जुड़ के उसने H बना लिया, और फिर ये H इसके साथ जुड़ गया, तो एक H जो मेरे पास बचा उससे मैंने क्या बना लिया, NADPH.H प्लस यहां पर मैंने बना लिया। सो नेट गेन मुझे यहां पर ATP और NADPH2 का मिल रहा है। आगे देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है बच्चों, ओनली PS1 इज इन्वॉल्व। यहां पर क्या इन्वॉल्व होगा, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होगा। देयर इज साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है PS1 से निकलकर घूम फिरकर वापस से PS1 के पास ही आ जाते हैं, तो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वेरी इंपॉर्टेंट, नो NADPH.H plus is formed, no oxygen is released. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को एक बार बना लेते हैं बच्चों। ये PS1, ठीक है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है यहां पर, PS1 लाइट एनर्जी आएगी, लाइट एनर्जी आएगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, इसका FeS। अब ये FeS जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा, दिस वुड बी पास टू प्लास्टोक्यूनोन, PQ, then it would be passed to cytochrome B6F complex, ठीक है, then it is passed to प्लास्टोसाइनिन PC, और फिर ये इलेक्ट्रॉन वापसी अपने PS1 के पास चला गया। तो जिसका था उसी के पास पहुंच गया। जो सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ऐसे बोला जाता है ना। तो एग्जैक्टली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में इलेक्ट्रॉन घूम फिरकर PS1 के पास ही आ गया, तो यहां पर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आ गया तो यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, यहां पर लास्ट एक्सेप्टर NADP प्लस नहीं होगा, सो इलेक्ट्रॉन PS1 ही ले लेगा। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक स्कीम। यही देखिए यहां पर दे रखा है इस NCERT के डायग्राम में, क्लोरोफिल P700 दैट इज PS1, इसके ऊपर ये आई लाइट, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला एक्सेप्टर के पास जो कि है FeS,
ये इलेक्ट्रॉन चला गया ईटीएस में, किस किस के पास जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, और वापस आ गया अपने क्लोरोफिल के पास। तो ये हो गया आपका साइक्लिक स्कीम। ठीक, क्लियर है यहां तक? आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होना चाहिए। सो गेन या फिर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से क्या गेन हुआ, एटीपी इज फॉर्म, और ये एटीपी मैं आपको कहां समझाऊंगी, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। नो फोटोलाइसिस, सो नो ऑक्सीजन, नो NADPH। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये हो गया हमारा साइक्लिक स्कीम और ये हो गया हमारा नॉन साइक्लिक स्कीम। क्लियर है ये? बात करते हैं बच्चों केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है दैट इट एक्सप्लेन्स इट एक्सप्लेन्स इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये एटीपी के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है बच्चों। तो एटीपी अगर अपन सेल के बारे में बात करें तो दो जगह बनता है बच्चों, एक बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक बनता है ये क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट वाला मैं आज आपको समझा रही हूं। माइटो बेसिकली एटीपी जो है वो तीन तरीके से बनता है। एक होता है एसएलपी, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी और जीटीपी डायरेक्ट बनते हैं। दूसरा होता है ओपी, है ना, गेम वाला ओपी नहीं, दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के टाइम। और एक होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये अब अपन पढ़ेंगे क्योंकि ये होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब देखो, अब इस बात को ध्यान से समझो, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ये आपका थैलोकॉइड का मेम्ब्रेन है ना, ये थैलोकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये इसकी ल्यूमन स्पेस है, ये इसकी ल्यूमन स्पेस है। तो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलता है कि आपको एक ग्रेडियंट क्रिएट करना है, और वो ग्रेडियंट किसका क्रिएट करना है, आपको H+ का ग्रेडियंट क्रिएट करना है। ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं अपन। ठीक है, सो अब पहले समझते हैं हाउ इज H+ ग्रेडियंट क्रिएटेड इन
ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड। हाउ इज H प्लस ग्रेडियंट क्रिएटेड इन ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड? कैसे क्रिएट हो रहा है? क्योंकि H प्लस ग्रेडियंट आपको चाहिए। जब H प्लस ग्रेडियंट क्रिएट होगा उसके बाद ही क्या होगा, H प्लस जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो वो एक F0 F1 चैनल प्रेजेंट है, उसको मूव करेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे हो रहा है ये ग्रेडियंट क्रिएट? पहला, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर is taking place in the lumen side close to PS2। तो यहां पर आपका PS2 प्रेजेंट है, यहां पर आपका PS2 प्रेजेंट है। इससे आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका PS2 प्रेजेंट है, तो जहां पर PS2 प्रेजेंट है एनसीईआरटी कह रही है वहीं पर वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। तो वाटर जब यहां पर स्प्लिट हो रहा है तो ये आपको कंटिन्यूअसली H प्लस दे रहा है, जो कि आपके स्ट्रोमा में H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, ठीक। सेकेंड पॉइंट एनसीईआरटी दे रही है कि द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर is actually a hydrogen carrier। The second electron acceptor is actually a hydrogen carrier। अब देखो बहुत बढ़िया बात है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, फियोफाइटिन के पास गया, फियोफाइटिन से जब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन के पास आया, किसके पास आया? प्लास्टोक्यूनॉन के पास जब ये आया तो एनसीईआरटी बोलती है कि प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करता, ये स्ट्रोमा से, यहां पर क्या होगा, पूरा स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा में H प्लस प्रेजेंट है, इस स्ट्रोमा में H प्लस प्रेजेंट है, उस H प्लस को भी क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट करता है तो खुद क्या बन जाता है, PQH2 बन जाता है। क्या बन जाता है? PQH2। दो इलेक्ट्रॉन और दो H प्लस को जोड़कर ये क्या बन जाता है, PQH2 बन जाता है। और ये PQ स्ट्रोमा ल्यूमन साइड पर H प्लस को रिलीज कर देता है और इलेक्ट्रॉन आगे नेक्स्ट कैरियर जो कि क्या था, रिवाइज करते जाओ, नेक्स्ट कैरियर कौन था, साइटोक्रोम B6F को पास कर देता है। तो इस तरह से यहां पर H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ गया। तीसरी चीज जो एनसीईआरटी बोलती है कि H प्लस का कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NADPH.H प्लस इन द स्ट्रोमा। याद करो यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, यहां पर आपका PS1 प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको दे रहा है, NADP प्लस को दे रहा है, और वो यहां पर क्या बना रहा है, NADPH2 का फॉर्मेशन कर रहा है H प्लस को लेकर। तो 3 इडियट्स का एग्जांपल देती हूं मैं हमेशा यहां पर बच्चों, कि अगर आप खुद अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो तो दूसरे को बिल्कुल ही मत पढ़ने दो, उसको पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दो, तो वो तो फेल हो ही जाए और आपके मार्क्स कम में भी क्या हो जाए, बेटर आ जाए, ठीक है। ऐसे ही करता था वो, क्या नाम था उसका, साइलेंसर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, H प्लस
NADP के पास जा रहे हैं तो स्ट्रोमा में H+ का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है और ल्यूमन में H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब ल्यूमन में जब H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली H+ हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहेंगे। इस प्रोसेस में अब यहां पर किसी भी पार्ट ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से H+ लीक नहीं हो पाता। ये लीक सिर्फ एक ही जगह से होगा, विच इज अ चैनल विच इज कॉल्ड एज F0 F1 चैनल। तो ये H+ जब इसके ऊपर मूव करते हैं, ये H+ जब इसके ऊपर मूव करते हैं तो यहां पर ATP का फॉर्मेशन होता है। यहां पर ATP का फॉर्मेशन होता है बिकॉज यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है ATP सिंथेज। तो ये ATP सिंथेज एक्टिवेट होता है क्योंकि ये H+ जब इस F0 F1 चैनल पर चलता है तो F0 F1 चैनल रोटेट होता है और उस रोटेशन से ATP सिंथेज एक्टिवेट होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज योर केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आपको किसी भी तरीके से थैलेकॉइड की ल्यूमन के अंदर H+ आयन के कंसेंट्रेशन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। एग्जैक्टली यही एनसीईआरटी ने यहां पर आपको समझा रखा है। दिस इज PS2। देखिए प्लास्टोक्विनोन, ये यहां पर H+ को अंदर लेकर जा रहा है। ये आ गए H+, वाटर के टूटने से H+, और ये इस चैनल F0 F1 चैनल से जब बाहर निकलते हैं तो ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देते हैं बाय ATP सिंथेज। क्लियर है? ये ल्यूमन में हाई H+ है और यहां पर देखो स्ट्रोमा में कंटिन्यूसली NADP+ से NADPH बनता चला जा रहा है जिसकी वजह से स्ट्रोमा में H+ का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है। सो दिस इज योर केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दैट हाउ ATP इज फॉर्म्ड। अब ATP बन गया, NADPH बन गया, ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल गया। इंपॉर्टेंट चीज नहीं बनी है, खाना नहीं बना है, ग्लूकोज नहीं बना है। तो बच्चों वो ग्लूकोज कहां बनेगा? दैट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन द डार्क रिएक्शन। तो ये अब ग्लूकोज कहां बनेगा? डार्क रिएक्शन के अंदर बनेगा। It is a process which results in the formation of glucose in the stroma. In the stroma, enzymes are present which will form glucose, and in the dark reaction, इसको बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहा जाता है, एंड इन द डार्क रिएक्शन ATP and NADPH.H+ will be यूटिलाइज्ड। अब ये जो डार्क रिएक्शन है बच्चों, यहां पर अलग अलग टाइप की साइकिल्स चलती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल और कैम। तो एक एक करके अपन उसे अब स्टडी करते हैं। विल स्टार्ट विद C3 साइकिल। ठीक है, तो C3 साइकिल, इसको C3 क्यों बोला जाता है? बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट formed is a 3 carbon, it is a 3 carbon कंपाउंड, इसीलिए इसको C3 साइकिल कहा जाता है। ये एनसीईआरटी ने दे रखा है। स्टेप्स में आपको यही लिखवा देती हूं, फिर मैं ये साइकिल पूरी बनाऊंगी। स्टेप्स आर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो अब अपन C3 साइकिल खुद बनाएंगे बच्चों और इसको डिटेल में समझेंगे। अब अपन बनाते हैं बच्चों C3 साइकिल। बहुत इजी है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रोमा के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट है बच्चों, RUBP। स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है ये।
इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर CO2 अटैच होता है। जब यहां पर CO2 अटैच हो रहा है तो इसको हम पहला स्टेप बोलेंगे विच इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। द नेम ऑफ द एंजाइम इज बच्चों रुबिस्को। द नेम ऑफ द एंजाइम इज रुबिस्को। अब यहां पर जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज PGA। द फर्स्ट कंपाउंड इज कॉल्ड एज PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो बच्चों अभी मैं आपको बहुत श्योरिटी से बता रही हूँ 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, RuPP 5 कार्बन कंपाउंड है। बट इनिशियली जब डार्क रिएक्शन के बारे में चर्चा होना स्टार्ट हुआ, C3 साइकिल साइंटिस्ट को समझ में आई। ठीक है, कैल्विन ने इसके ऊपर मेजर काम किया था। तो बहुत टाइम तक साइंटिस्ट जो थे उनको ये तो पता था कि यहाँ 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3 कार्बन कंपाउंड है, दैट मीन CO2 का 1 कार्बन। उनको RuPP पता नहीं था। वो बहुत लंबे समय तक किसी 2 कार्बन कंपाउंड को खोज रहे थे स्ट्रोमा में, बट उनको नहीं मिला। फिर बाद में उनको समझ में आया कि ये RuBP जो है 5 कार्बन कंपाउंड है। इट इज फॉर्मिंग अ 3 कार्बन कंपाउंड PGA। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2। अब यहां पर PGA जो है ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, विच इज कॉल्ड एज पगाल, विच इज फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है, और यहां पर सारी चीजें 2-2 से कैलकुलेट होंगी। अब यहां पे 2 ATP यूज होंगे। ठीक है, और यहां पर रिडक्शन होगा NADPH2 की मदद से। NADP प्लस यहां पर बन जाएगा, ये भी क्या होंगे? 2। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया विच इज रिडक्शन। अब इस पगाल, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स है, दैट मींस मेरे पास टोटल 6 कार्बन है। यहां पर इस 6 कार्बन में से 1 कार्बन बाहर आ गया, जो कि क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? C6H12O6। अब मेरे पास कितने कार्बन बचे? अब मेरे पास 5 कार्बन बचे। तो ये रिमेनिंग 5 कार्बन वुड रीजेनरेट। तो यहां पर क्या हो गया? रीजनरेशन हो गया। और रीजनरेशन के लिए क्या लगी मुझे? इस रीजनरेशन के लिए मुझे एक ATP खर्च करनी पड़ी। सो दिस इज माय C3 साइकिल। अब एक कार्बन एक टर्न से निकल रहा है, दैट मीन्स 6 बार इस साइकिल को घुमा दूं तो मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए मुझे कितनी ATP चाहिए? 18 ATP प्लस 12 NADPH2 मुझे यूज करनी पड़ेंगी। और ये मुझे कहां से मिल रही है? ये मुझे मिल रही है मेरी लाइट रिएक्शन से। सो दिस इज माय C3 साइकिल। NCERT ने भी यही एक्सप्लेन करा हुआ है। यहां पर ये देखो, RuBP CO2 से जोड़ा, कार्बोक्सिलेशन हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। रिडक्शन हुआ, ट्रायोस फॉस्फेट बना। ट्रायोस फॉस्फेट का नाम क्या है? यहां पर पगाल। NADPH2 और ATP मैंने यहां यूज करी। फिर बचे हुए 5 कार्बन कंपाउंड से मैंने क्या कर दिया? रीजनरेशन। और रीजनरेशन में भी मुझे ये 1 ATP का खर्चा पानी करना पड़ा। सो दिस इज माय C3 साइकिल। तो बहुत बढ़िया तरीके से C3 साइकिल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम कहां पर आई बच्चों? इसके एंजाइम में प्रॉब्लम आई। इसके एंजाइम में प्रॉब्लम आई। एंजाइम है इसका
रुबिस्को। एंजाइम में प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ा एंजाइम हो गया, छोटा बनाते हैं इसे। इसके पास एक ऑक्सीजनेज ग्रुप प्रेजेंट है और इसके पास एक कार्बोक्सिलेज ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोक्सिलेज जब एक्टिव होगा तो CO2 को जोड़ेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिव हो गया तो O2, ठीक है। बट रुबिस्को की नेचुरल एफिनिटी हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा है, रुबिस्को की एफिनिटी हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में जैसे लो CO2, हाई O2, हाई टेम्परेचर, इन सब केसेस में रुबिस्को जो है वो क्या करेगा, वो O2 के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देगा, और जब रुबिस्को RuBP को O2 के साथ जोड़ेगा, जब रुबिस्को RuBP को O2 के साथ जोड़ेगा, तो यहां पर एक वेस्टफुल प्रोसेस होगा जिसका नाम है बच्चों फोटो रेस्पिरेशन, जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। उस फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए न्यू टाइप ऑफ प्लांट्स इवॉल्व हुए, जिनको हम बोलते हैं C4 प्लांट्स, जिनको हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स जो एनाटॉमी फॉलो करते हैं, दैट एनाटॉमी इज कॉल्ड एज क्रैन्स एनाटॉमी, और यहां पर फोटो रेस्पिरेशन का कोई चांस होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता, क्या इनका अडेप्टेशन है, अब अपन उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलो बच्चों देखिए फिर क्रैन्स एनाटॉमी बेसिकली है क्या, और ये कैसे फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करेगी। यहां पर फोटो रेस्पिरेशन, यहां पर फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर दो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। अपर कंपार्टमेंट जो है वो है मीजोफिल सेल्स, ठीक है, और लोअर कंपार्टमेंट जो है वो है बंडल शीथ, ठीक है। अब ये जो बंडल शीथ है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक बहुत ही थिक कवरिंग प्रेजेंट है, और ये थिक कवरिंग जो है ये कैसी है, इम्परमिएबल है। ये थिक कवरिंग कैसे है, कैसी है, इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल है, और यहां से ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस वो अंदर जा ही नहीं सकती। तो यहां पर जो फोटोसिंथेसिस का या डार्क रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो स्लाइटली डिफरेंट चलता है। अब अपन उसे समझते हैं कि वो कैसे अलग चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देती हूं, ठीक है, लेट अस डिवाइड इट लाइक दिस। सो दिस इज द अपर सेगमेंट, इट इज द mesophil cell and the lower is the बंडल शीट। अब देखो यहां पर क्या होगा और फिर अपन इसके स्टेप्स लिखेंगे। यहां पर मीजोफिल के अंदर एक कार्बन एक्सेप्टर प्रेजेंट है विच इज पीईपी, पीईपी, इस पीईपी से, इस पीईपी से अटैच होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज पेप्केज। यहां पर एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है पेप्केज। केस की प्रेजेंस में पीईपी विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड जुड़ता है CO2 से। कई जगह आप देखोगे ये वाटर से जुड़ा हुआ है और यहाँ HCO3 माइनस बाय कार्बोनेट आ रहा है, एक ही बात है, इससे कंफ्यूज मत होना। और ये बनाएगा यहां पर OAA विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक। This oxaloacetic acid is a 4 carbon compound.
ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है और इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या हुआ, C4 साइकिल। अब ये जो OAA है ये कन्वर्ट होता है इनटू एक और 4 कार्बन कंपाउंड विच इज मैलिक एसिड। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है किसके पास, बंडल शीट के पास। तो यहां आ गया मैलिक एसिड। ठीक, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, ये आ गया यहां मैलिक एसिड। अब काफी बच्चे सोचेंगे, यहां पे आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैं लिख देती हूं ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनाया, इस मैलिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करा और इस मैलिक एसिड से दोबारा से क्या बना लिया, इस मैलिक एसिड से दोबारा से OAA बना लिया। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों यहां पर इसका बहुत सिंपल जवाब है, आप कंफ्यूज मत हो। जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया तो यहां पर NADPH2 ठीक है, इसको एक H दे दिया। अब जब ये मैलिक एसिड वापस से ऑक्सैलो एसिटिक में कन्वर्ट हुआ तो वापस से ये NADPH2 क्या हो गया, मुझे NADPH2 मुझे यहां पर वापस मिल गया। अब ये OAA जो है बच्चों, ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। इससे अगर मैं एक कार्बन को बाहर निकाल दूं, इससे मैं एक कार्बन को बाहर निकाल दूं और यहां पर कौन बैठा है मेरा, यहां पर कौन बैठा है मेरा, यहां बैठा है मेरा रुबिस्को, यहां बैठा है मेरा रुबिस्को और यहां बैठा है मेरा RUBP। तो यहां पर क्या चल जाएगी बच्चों, C3 साइकिल चल जाएगी जिसमें ये NADPH2 यूज हो जाएगा। बचा मेरा 3 कार्बन कंपाउंड, बचा मेरा यहां पर 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट। उस 3 कार्बन कंपाउंड को मैंने यहां ट्रांसपोर्ट करा, उस पायरुवेट को मैंने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया और यहां पर मुझे एक एटीपी का खर्चा लग गया, यहां पर मुझे एक एटीपी का खर्चा लग गया। ठीक है, ठीक, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड जो यहां पर आया ये पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, इसको हमने ट्रांसपोर्ट करा और ये रीजनरेशन हो गया और यहां पर मेरा 2 एटीपी खर्च हो गया। ये C3 साइकिल यहां पर चल रहा है। तो अब अगर अपन इसके स्टेप्स लिखे बच्चों तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप्स ऑफ C4 साइकिल, सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ है, PEP जुड़ा है CO2 के साथ पेप्केज की प्रेजेंस में। दूसरा यहां पर क्या हुआ, मेरा रिडक्शन हुआ जिसमें मैंने OAA को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, लिखना चाहो तो ठीक है। फिर यहां पर हुआ मेरा ट्रांसपोर्टेशन, फिर C3 साइकिल चली। C3 साइकिल कैसे चली, मैलिक एसिड जो है वो वापस से कन्वर्ट हुआ OAA में और OAA से एक कार्बन बाहर निकला जिसको रिसीव कर लिया RUBP ने रुबिस्को की प्रेजेंस में। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पायरुविक एसिड और फिर हुआ मेरा रीजनरेशन। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स यहां पर हुए, यही एग्जैक्टली आप देखेंगे एनसीईआरटी ने समझा रखा है। देखते हैं, ये देखो HCO3 आया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP आया, यहां फिक्सेशन हुआ, यहां पर OAA बना,
OAA कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, C4 एसिड जो है ट्रांसपोर्ट हो गया, यहां पर इसका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। आप चाहो तो यहां डी कार्बोक्सिलेशन लिख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन, ये वाला स्टेप। डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, यहां C3 साइकिल चली, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये C3 एसिड जो दिया हुआ है बच्चों यहां पर ये पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है, ये रीजनरेट हो गया वापस से फॉस्फेनॉल पायरुवेट में, और यहां पर आपको 2 ATP का खर्चा लग गया। तो यहां पर आपको क्या क्या यूज हो रहा है, देखो आपको C3 साइकिल की 3 ATP और 2 NADPH2 ये तो लगेंगे ही लगेंगे, इंटू 6 हो जाएगा ये, तो ये हो गई 18 ATP प्लस 12 NADPH2 प्लस ये 2 ATP, ये 2 ATP जो रीजनरेशन में काम में आई है ये, और आपको यहां पर एडिशनल खर्च करनी पड़ेगी, तो ये 2 ATP, वापस से ये साइकिल 6 बार चल रही है, तो ये हो गई आपकी 12 ATP। तो टोटल आपको C4 के अंदर 30 ATP प्लस 18 NADPH2 का खर्चा पानी करना पड़ेगा, बट यहां पर आपको किसी भी कॉस्ट पर फोटो रेस्पिरेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज योर C4 साइकिल। ठीक है, यहां पर स्टेप्स लिख देते हैं ताकि आपको आगे के लिए हमेशा याद रहे। दिस इज योर कार्बोक्सिलेशन, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 2, ये आपका हो गया स्टेप 3, ये हो गया स्टेप 4 ट्रांसपोर्टेशन, और यहां पर हो गया आपका स्टेप 5 विच इज रीजनरेशन। तो ये हो गई आपकी C4 साइकिल। ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को डिस्कस करनी है बच्चों, बार बार अपन देख रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें रुबिस्को का ऑक्सीजनेज ग्रुप एक्टिवेट होता है। तो यहां होता क्या है बच्चों, देखो RuBP जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ये बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, साथ में ये कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं बच्चों फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक, अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को कई जगह आप C2 साइकिल के नाम से भी देखोगे। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये हो रहा है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो पहला सेल ऑर्गेनेल जो यहां पर इन्वॉल्व है वो है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये जाता है परऑक्सीजोम्स में। ये कहां जाता है, परऑक्सीजोम्स में। परऑक्सीजोम से ये जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो यहां पर क्लोरोप्लास्ट पहला सेल ऑर्गेनेल, दूसरा परऑक्सीजोम्स, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये जाता है तो यहां से एक CO2 का लॉस हो जाता है, दैट मीन्स हमको डी कार्बोक्सिलेशन को फेस करना पड़ता है, और इस डी कार्बोक्सिलेशन के बाद ये जाता है परऑक्सीजोम्स में, और वापस से ये पहुंचता है किसके पास, क्लोरोप्लास्ट के पास, जिसमें ये वापस से 3 कार्बन कंपाउंड बना देता है। तो अब आप देखो 5 कार्बन का एक कंपाउंड जो कि कन्वर्ट हुआ है एक 2 कार्बन के कंपाउंड में, जिससे एक CO2 मेरी निकल गई, उसके बाद भी यहां रीजनरेशन हो रहा है। ऐसा कैसे संभव है बच्चों, ऐसा इसीलिए संभव हो रहा है क्योंकि यहां RuBP के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स मेरे पास टोटल 10 कार्बन है,
6 कार्बन मेरे इसके पास है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो टोटल मैं 4 कार्बन के साथ डील कर रही हूं। उस 4 कार्बन में से एक CO2 का मुझे लॉस हो गया, तो बचे हुए 3 कार्बन रीजनरेट कर जाते हैं इनटू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहां पर क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। तो फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स डे टाइम पर CO2 का लॉस कर रहे हैं, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। सेल ऑर्गेनेल्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज फोटो रेस्पिरेशन। फिर बात करते हैं कैम पाथवे की। ये एक ऐसा पाथवे है बच्चों जो डेजर्ट प्लांट्स के केस में होता है। इसको क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डेजर्ट प्लांट्स की खास बात क्या है, दे open their stomata during night to avoid transpiration. They open their stomata during night to avoid transpiration and they fix CO2 during night. ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, डार्क रिएक्शन जो है वो टर्म एक मिसनोमर है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो रात में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब है इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। तो यहां पर क्या होगा, कैम प्लांट्स क्या करेंगे, CO2 को फिक्स करेंगे, पेप के साथ जोड़ेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे OAA में। ये OAA कन्वर्ट होगा, ये OAA कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, और ये मैलिक एसिड जो है ये प्लांट स्टोर कर लेंगे वैक्यूल के अंदर। अब जब डे टाइम आएगा तो अब ये अपना बाकी का ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस स्टार्ट रखेंगे। तो ये वाला पूरा पाथवे जो है, ये कैंप प्लांट्स जो है, डेजर्ट प्लांट्स जो है, ये रात में ही कर रख लेते हैं, क्योंकि वो दिन के टाइम पर अपना स्टोमेटा ओपन नहीं करते इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। यहां तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की। सो फैक्टर्स which affect photosynthesis are, these could be internal factors, these could be external factors. अब इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं ये तो जेनेटिकली डिसाइडेड है, जैसे लीफ का साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, स्टोमेटा कितने होंगे, कहां ग्रो कर रहा है, कितनी हाइट है, कैसा वैस्कुलर सिस्टम है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती है लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड CO2। तो इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करी जाती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने को समझना पड़ेगा बच्चों। क्या समझना पड़ेगा अपने को, ब्लैकमैन ने एक रूल दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन ने एक रूल दिया दैट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर स्टेट करता है दैट इफ एनी chemical process is controlled by, if any chemical process is controlled by various factors,
then the factor present in least quantity becomes the major controlling factor. मतलब the rate of reaction depends upon that factor. ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो कि ब्लैक पेन ने कहा था। तो फोटोसिंथेसिस के केस में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट है। तो जो भी फैक्टर सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो उसी फैक्टर के ऊपर क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी। तो पहला फैक्टर देखते हैं अपन, लाइट। तो बच्चों यहां पर अगर अपन लाइट के बारे में बात करें तो लाइट जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डेफिनेटली डिटर्मिन करता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। तो यहां पर एक ग्राफ दे रखा है कि पॉइंट बी तक, यहां पे फोटोसिंथेसिस आप लाइट बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा। बियॉन्ड बी सम अदर फैक्टर would become limiting। तो एक पॉइंट तक आप लाइट बढ़ा सकते हो, उसके बाद आप बढ़ाओगे तो अदर फैक्टर जो है वो लिमिटिंग हो जाएंगे। वैसे एनसीईआरटी बोलती है कि 10% ऑफ लाइट सफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस रन करने के लिए, तब तक सैचुरेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनवायरमेंट में CO2 कितना है, लगभग 380 ppm है। C3 प्लांट्स का सैचुरेशन देखूं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बच्चों, तो ये अराउंड 450 ppm है। C4 प्लांट्स का सैचुरेशन देखूं तो 360 ppm है। दैट मीन्स हायर कंसेंट्रेशन पर C3 प्लांट C4 प्लांट से भी बेटर काम करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है और कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है। फिर आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर किसको डिटरमिन करेगा बच्चों, डार्क रिएक्शन को डिटरमिन करेगा, क्योंकि यहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट है और C3 में भी प्रेजेंट है और C4 में भी प्रेजेंट है। तो यहां पर एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, एक ग्राफ आता है इस तरीके से। NSE-JS में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे और ऐसे। तो ये C3 प्लांट्स का ग्राफ होता है, ये C4 प्लांट्स का ग्राफ होता है। यहां टेम्परेचर है और यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो C3 का 20 से 25 डिग्री है बच्चों और यहां पर 30 to 35 डिग्री पे। तो अगर आप इसके बियॉन्ड फिर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फिर फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्लाइन हो जाएगी। सो दिस इज टेम्परेचर। फिर आता है वाटर। वाटर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट इट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है कि अगर वाटर नहीं है, वाटर डेफिशिएंसी है, तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। देयर कुड बी विल्टिंग ऑफ लीव्स, जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस होगा। तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा बट इनडायरेक्टली जरूर इफेक्ट करेगा। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। C3 C4 का कंपैरिजन है। सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। तो C3 साइकिल
C3 प्लांट्स में C3 चलेगी मीजोफिल में, यहां पर चलेगी बंडल शीट में। सेकेंड क्वेश्चन आप भी साथ साथ करते जाओ। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, इनिशियल कार्बोक्सी, तो C3 में मीजोफिल में और यहां पर भी मीजोफिल में और इसमें बंडल शीट में भी होगी, दोनों में ही है कार्बोक्सिलेशन। फिर है हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ, और अगर इनिशियल फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन की बात करें बच्चों तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन तो यहां पर भी मीजोफिल सेल्स के अंदर ही होगा। ठीक है, तो इनिशियल मीजोफिल में है बट सेकेंड राउंड जो है वो बंडल शीट में होगा। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन, यहां पर C3 कंपाउंड बनेगा और यहां पर C4 कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर मीजोफिल होगा। हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, तो यहां पर ओनली 1 सेल है, यहां पर 2 सेल्स है। ठीक है, मीजोफिल, तो यहां 1 और 2। विच इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, यहां पर प्राइमरी एक्सेप्टर है RuBP, यहां पर प्राइमरी एक्सेप्टर होगा PEP। हाउ मेनी कार्बन्स इन द प्राइमरी एक्सेप्टर, यहां पर 5 कार्बन्स हैं और PEP में 3 कार्बन्स है। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, यहां पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और यहां पर OAA। नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, तो यहां पर 3 और यहां पर 4। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, यस। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, यस। डज द प्लांट हैव पेप्के, C3 में नो, C4 में यस। विच सेल्स इन द प्लांट्स हैव रूबिस्को, तो यहां पर मीजोफिल सेल्स में और यहां पर बंडल शीट में। CO2 फिक्सेशन अंडर हाई लाइट कंडीशंस, हाई लाइट कंडीशन में CO2 फिक्सेशन लो हो जाएगा, यहां पर हाई रहेगा क्योंकि यहां फोटो रेस्पिरेशन नहीं है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटीज, तो लो लाइट इंटेंसिटी पे बच्चों फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। आगे देखते हैं, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटीज, यहां पर यस, यहां पर आंसर आएगा नो। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड प्रेजेंट एट लो CO2 कंसेंट्रेशन, यस, यहां पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसेंट्रेशन, तो हाई CO2 कंसेंट्रेशन पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा। टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या है बच्चों, यहां पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां पर 30 से 40 या 30 से 35 डिग्री, यहां पर 30 to 40 दे रखा है, तो 30 to 40 यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कंपैरेटिव टेबल है, ये आप अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप इसे खुद करने की कोशिश करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अपना चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व, तो नॉन साइक्लिक में बच्चों PS1 भी इन्वॉल्व होता है और PS2 भी इन्वॉल्व होता है, तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एंड प्रोडक्ट ऑफ Z स्कीम इज, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ Z स्कीम इज NADPH, तो यहां बनेगा ही बनेगा, साथ में ATP का भी फॉर्मेशन होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में होगा। कन्फर्मेशनल चेंज इन डैश, ओके, कन्फर्मेशनल चेंजेस, सो बच्चों ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ATP सिंथेज है, तो ये इसका F1 पार्ट होता है और F1 के ही कन्फर्मेशनल चेंजेस से ATP का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statements correctly describe the light reaction and dark reaction taking place during photosynthesis? Light reaction occur in granathallocoids, ठीक है, whereas dark reaction takes place in stroma, तो ये बात ट्रू है। लाइट रिएक्शन जनरेट ATP एंड NADPH2, ठीक बात, whereas dark reaction consume ATP and NADPH2, ठीक। ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, सही बात, एज वेल एज डार्क रिएक्शन, तो फॉल्स, डार्क रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, तो ये बात हो गई फॉल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, तो 1 और 2 स्टेटमेंट ही यहां पर ट्रू है, तो ऑप्शन सी जो है यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ओके, O2 इज used up in the dark reaction, no. Used up in the dark reaction, the lumen diffused out of chloroplast, option C यहां पर करेक्ट है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है, यूज अप नहीं होगा।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स PS1 ओनली, तो ऑप्शन ए यहां पर एब्सोल्युटली राइट है। ओके, कुछ PYQs देखते हैं बच्चों। द बायोकेमिकल एनालिसिस टू कंफर्म कैम इन द गिवन प्लांट इज, तो कैसे एनालिसिस करोगे कि ये कैम प्लांट है या नहीं, तो वहां पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है बच्चों वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मैलिक एसिड के काउंट से आप देख सकते हो ये कैम है या नहीं, तो यहां पर टाइट्रेबल एसिड नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज कैरिड आउट इन लीव्स एंड स्टेम्स, लीव स्टेम्स एंड एरियल रूट्स, स्टेम्स एंड रूट्स, तो यहां पर लीव्स में, स्टेम्स में और एरियल रूट्स तीनों जगह फोटोसिंथेसिस कैरी हो जाता है, सिर्फ एरियल रूट्स बच्चों, और स्टेम्स के भी किसमें होता है, कॉलेनकाइमा में, याद रखना ये एनाटॉमी में अपन डिस्कस कर चुके हैं। Okay. The rate of photosynthesis in hydrophytes depends on various parameters. The adjacent graph shows the effect of one of the parameter while keeping all the others constant. Rate of photosynthesis is plotted on Y. ये x axis है, ये y axis है, जहां पर rate of photosynthesis है, अपने को x पैरामीटर देखना है। लाइट इंटेंसिटी बच्चों, लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ जो होता है वो हमेशा ऐसा आएगा। वेवलेंथ का जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे इस तरह का ग्राफ आएगा। टेम्परेचर एंड CO2 कंसेंट्रेशन, CO2 कंसेंट्रेशन भी इस तरीके से आएगा बच्चों। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। देखो कैसे अपन टेम्परेचर पर पहुंच रहे हैं, ये एक पीक आई, ये सपोज C3 प्लांट हो गया, फिर ड्रॉप हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ने पर बड़ा ये C4 प्लांट हो गया, उसके बाद टोटल डिक्लाइन हो गया। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। कार्बन फिक्सेशन ऑफ मोस्ट सक्यूलेंट प्लांट्स यानी कैम प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू विच पाथवे, तो यहां पर कैम पाथवे आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, सक्यूलेंट की, मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पर डेजर्ट प्लांट्स की। तो बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2023 का एक क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें पेपर क्रोमैटोग्राफी दे दी है बच्चों, पेपर क्रोमैटोग्राफी दे दी, दैट मीन्स इन्होंने केमिस्ट्री के कंसेप्ट को भी यहां पर मिक्स कर दिया है और आपसे पूछा है सीक्वेंस। ओके, तो सबसे ऊपर जो पहुंचता है बच्चों वो होता है हमेशा कैरोटीन, ठीक है, फिर आएगा क्लोरोफिल ए और फिर क्लोरोफिल बी। तो यहां ऑप्शन ए जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये डिटेल कंसेप्ट जो है बच्चों आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें पेपर क्रोमैटोग्राफी आपके काम में आती है। तो ये कुछ PYQs हो गए बच्चों। सो जो भी ऑब्जेक्टिव्स अपन ने इस चैप्टर के डिसाइड किए थे कि फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट समझेंगे, रिएक्टेंट समझेंगे, लाइट एंड डार्क रिएक्शन समझेंगे, और साथ में इस पूरे कंसेप्ट से अपन PYQs भी सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है अपने पूरे हो गए हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए। टिल देन पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।